हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके बारे में। फंडा वही, एक टॉपिक एक क्लास, यानी इस क्लास में आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लिंकिंग डिवाइस। और अगर अपन बात करें कहाँ पे पूछा जाने वाला है, तो जिन छात्र छात्राओं ने रीट में भाषा 2 के रूप में अंग्रेजी को चुना है उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आ गए हैं इस वीडियो पे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दिमाग लगाकर, ध्यान लगाकर इस क्लास को कंप्लीट देखना। मैं गारंटी लेता हूं लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देने वाला हूं मैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक आपके पास लिंकिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो आपको इस लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में जो आपके दिमाग में भूत सवार है वो दूर करना जरूरी है भाई। मुझे पता है लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, आपके समझ में ये नहीं आता है कि क्या होते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। वैसे हमने पहले भी एक क्लास अपलोड कर रखी है लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित। अब आप कहोगे सर एक क्लास में तो कंप्लीट ही नहीं किया। तो वो जो लिंकिंग डिवाइसेस थे वो अलग थे। वो क्यों अलग थे इसके लिए आप वो क्लास देख लेना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ जो लिंकिंग डिवाइसेस है वो होते क्या है। और मैंने अपने पास क्या है, पीछे वाली जो क्लास थी उसमें अपने पास क्या है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देख के आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास देख लिया तो मुझे लगता है आपको और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली अपन बात करें तो लिंकिंग डिवाइस होते क्या हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के पास जोड़ने वाले यंत्र, जोड़ने वाले उपकरण या यंत्र जिनको अपन कहते हैं। तो अब आप कहोगे सर उपकरण यंत्र अंग्रेजी में कहाँ होते हैं, किसको जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है अंग्रेजी की जो नदी बह रही है अपने शब्दों की, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सेंटेंसेस है, क्लोजेस है, फ्रेजेस है, इनको जोड़ने के लिए भी तो अपने को किसी यंत्र की आवश्यकता होगी। तो ये यंत्र अपने पास अंग्रेजी में कौन से होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोगों के जो सिलेबस की बात करें तो इसमें आप लोगों के पास केवल एक ही है और वो है आप लोगों के पास कंजक्शन। अब कंजक्शन का पहला प्रकार है वो हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब एक क्लास एक टॉपिक का नियम अपने वहां पे भी अपनाया है। अब जो पहला प्रकार है उसके बारे में अपन बात नहीं करने वाले हैं। अब जो कंजक्शन का दूसरा प्रकार है जिसको अपन क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी कहते हैं इनको। तो आगे अपन पीपीटी पे बिल्कुल समझने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। अब ये कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग का मैंने अर्थ पिछले वाली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। ये होते हैं अपने पास आश्रित उपवाक्यों को, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले, वाक्यों को जोड़ने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाहते हो तो वो पीछे वाली क्लास भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एग्जांपल्स पक्के आएंगे। अब देखो अपन बात करते हैं अपने इस पीपीटी के बारे में जहां पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्या है वो समझाने के लिए बिल्कुल एग्जांपल्स है वो तैयार किए हैं। अब इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से आते हैं इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, और इसमें बात करें तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिख रखा है वो यही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जो आश्रित उपवाक्य को जोड़े वही आपके पास क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं, इसके प्रकार तो होते नहीं है, तो इसके मैंने अपने पास क्या है डिटेल से जो जितने भी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे दो वाक्य जोड़ने हैं ये सिखा रहे हो, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो कहने का मतलब है जब आपको जोड़ना ही नहीं आएगा और ये मान के चलो ऐसे आ गया तो क्या करोगे फिर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंत में मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको नियम पता होना जरूरी है, तब ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो सही होने वाले हैं। इसलिए क्लास को देखना जरूरी है और ऐसे एग्जाम्पल्स अब यार आने की संभावना ज्यादा बन रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो दिमाग में रखना। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो ये है ट्रू और टू। ट्रू और टू का मतलब क्या होता है, अत्यधिक होने के कारण काम नहीं कर पाना होता भाई। इसका अर्थ ही होता है ये हमेशा निगेटिव अर्थ देता है। ये निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक भाव पैदा करता है। इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स होंगे, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को क्या करना, आपको जोड़ना है। अब इनमें मैं क्या कि आपको जोड़ना तो सिखा सकता हूं, लेकिन आपको कंजक्शन का प्रयोग करना भी तो आपको जो क्वेश्चन तैयार किए उनमें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आपको वाक्य जोड़ना कैसा है, तो इसका एक जो बाद वाला वाक्य है वो निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब वो इस कमी के कारण, इसके कारण क्या है वो ऐसा नहीं कर सकता है।
ये ऐसा एग्जाम्पल आएगा भाई। तो जैसे ही इज वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर है, इतना सरल नहीं आने वाला है। वो एग्जाम्पल देखना मेरे, वो बता, ये तो मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूँ। ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसको टू और टू से जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? आपको पहले वाले वाक्य का जो एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी को तो हटा देना है और इस टू को लिख देना उससे पहले। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले वाक्य का एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है उसको आपको इस स्पेस में लिखना है और कुछ नहीं करना है। बाद वाले वाक्य में क्या चेंज होंगे वो भी मैं समझाने वाला हूं। तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसके बाद में आपको समझ में आने वाला है। तो जैसे ही इज, इस वेरी को तो हटा देंगे, इसकी जगह ये टू लिख देंगे और ये वीक है वो अपने आप बीच में आ गया भाई इसके। तो ही इज टू वीक टू, और बाद वाले वाक्य में अगर वर्ब ही है तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिखेंगे। वो बाद वाले वाक्य में देख लेना भाई। तो बाद वाले वाक्य का वर्ब से लेकर अंत तक का वाक्य लिखना है, सब्जेक्ट और वो हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो नहीं लिखनी है। अब इसका अर्थ बताता हूं, देखो, ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत ही कमजोर है चलने के लिए। इसका अर्थ ये होता है भाई, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। ये मतलब इसको मतलब है वो चाल को नहीं सका है, इसको मतलब ये है। तो ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है। कहने का मतलब वही निकल रहा है कि वो बहुत कमजोर है चलने के लिए। तो यहाँ पे अपने पास चलने के लिए क्या है? टू वॉक का ही इन्फिनिटिव बना दिया। अब देखो बात करते हैं इसकी रोहन वाले एग्जाम्पल की, क्योंकि इसके में बाद वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है। तरीका वही है, पहले वाले वाक्य में जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले वेरी को हटाएंगे, ये जो एडजेक्टिव है वो बीच वाले स्पेस में लिख देंगे दोनों के बीच में। तो ये ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रोहन इज टू, और उसके बाद में डल, और उसके बाद में इन्फिनिटिव। ये एग्जांपल जो पहला प्रकार है ना टू और टू का, ये ध्यान से समझना भाई। और बाद वाले वाक्य में वर्ब से लेके अंत तक अपन साथ में लिख देंगे, पास द एग्जाम। अब देखो इसका अर्थ और उन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है कि रोहन इज वेरी डल, रोहन बहुत ही कमजोर है, डल छोरो है। ये करे तो छोरा तो डल ही हुआ है, या तो बाद में ठोकर खा खा के होशियार हो जा रहा है छोरा। छोरा की तो सबसे बड़ी आदत आई है कि पहले तो रहेगा निकम्मा, बीका बाद में बनेगा ठोकर खा खा के बिल्कुल एकदम परख जाओगा। जब हीरो चमके ना, वह चमके लगा है छोरा। क्यों है? ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास नहीं कर सकता। अब मेरे शहर को कोई छोरो है बिल्कुल डफर सोई हुआ है जो बिल्कुल एग्जाम में पास ही नहीं हुआ है, बाद में जागा भी में अंतरात्मा जागा भी गई, फिर वो मेहनत करे, फिर वो पास हुआ है, फिर लोग भी पूजा करे लगे। तो लड़का की तो कहानी अलग है, लड़का ने छोटे थे, लड़कियां पे डिपेंड नहीं करना है। अब देखो लड़किया की बात नहीं सोचनी है अपन। अब देखो इससे मैं बात करते हैं। अब इसका था रोहन इज टू डल टू पास द एग्जाम, रोहन बहुत कमजोर है एग्जाम पास करने के लिए। तो इसका मतलब वो एग्जाम पास नहीं कर सकता है। जब ठोकर खाओ जना हो जाओगे रे, वो क्या करना है कि जो अपना अक्ल है ना, वह बादाम खाना से कोनिया है, वह बचीड़ खाना से आया करे, वो बचीड़ शब्द है ना, ध्यान रखियो थे। अब देखो बात करें इसकी, क्या है? द वेट इज वेरी हैवी, इट कांट बी लिफ्टेड, वजन बहुत भारी है, इसको उठाया नहीं जा सकता। अब इस वाक्य में छोटी सी एक समस्या है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कहीं देखो कि इसमें पेसिव वॉइस है, ये पेसिव वॉइस का वाक्य है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है रे, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। अब देखो इसमें बात करते हैं, और ये एग्जांपल आ सकता है, दिमाग में रखना। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द वेट इज टू हैवी टू। अब बाद वाले वाक्य में क्या है कि जो बी आया है ये वर्ब है, और ये अपने पास ये तो क्या है कि पैसिव वर्ब है, और ये इसकी जो मुख्य वर्ब थी वो है। तो आपको या तो बी लिफ्टेड कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आप बी का प्रयोग नहीं करो, मोस्टली आपको ऐसा ही करना रहे, लेकिन आप भी नहीं लिखना चाहते हो और इसमें अपने पास कुछ गलती कर रखी है, तो इसका ये भी होता है, इस बी को तो हटा दो और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दो लिफ्ट। क्यों? क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव होती है, इसीलिए अपन यहाँ पे इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म को, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। तो इस वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बी के बाद में। तो ये छोटी सी बात है, ये एग्जांपल में भी समझाने वाला हूँ, समझना। आपके जो क्वेश्चन है ना लास्ट में आने वाले, उनको समझना आप लोग। अब बात करते हैं, देखो इसमें टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट वॉक। ये जो दूसरा प्रकार है भाई, ये शुरू करते हैं अपने पास। ये दूसरा प्रकार क्या है? टू और टू का टाइप टू है। एग्जाम्पल क्या है? टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता। अब टाइप टू क्या है? टाइप टू के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखना, टाइप टू में जो सब्जेक्ट है, जो दोनों वाक्य के सब्जेक्ट है, इसमें दोनों सब्जेक्ट एक ही है भाई। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, ये रोहन और ये ही एक ही है, कहीं रोहन और ही अलग अलग है, नहीं, रोहन के लिए यूज हुआ है ही। यहाँ पे करता है वो अलग अलग होंगे, ये मैंने अब बता दिया है, कोई बात नहीं है। कहीं देखो गुरु जी तो बताया को नहीं, अलग अलग। तो गुरुजी और भी तो समझा रहा है ना खाने, ये बात अब बता दी। तो इसमें तो सब्जेक्ट है टी और इसमें सब्जेक्ट है अपने पास आई। अब ऐसा अगर वाक्य आ जाए और आपको टू और टू से जोड़ना है, तो एक बात दिमाग में रखियो कि जो बाद वाला वाक्य है
आपको टू और टू का प्रयोग वैसे ही करना है, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही करना है। जो एडजेक्टिव है अपने पास इस वेरी की जगह कर देंगे। अब इसके बाद में तो इसमें तो अपन ने टू लिखा है, लेकिन उस टू को लिखने से पहले आपको क्या करना है, फोर और प्लस बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है। बाद वाले वाक्य का जैसे मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। और ये अगर सब्जेक्ट आपके पास प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन का आपको ऑब्जेक्टिव केस करना है, क्योंकि ये जो फोर है ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से आता है। अब एग्जांपल बताऊंगा ना तब समझ में आने वाला है। यहाँ देखो गुरुजी तो बहुत ही गहरी बात बता दिया, समझ में ही नहीं आयो। तो देखो अच्छे समझाऊंगा। पहले तो लिखूंगा टी और इज और वेरी हॉट, तो वेरी को तो हटा देंगे यहाँ पे, यानी इतना तो इनमें भी, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम है। और ये मैंने पहले वाले वाक्य का जो एडजेक्टिव वो लिख दिया। अब इसके बाद में मैंने वहां पे तो टू लिखा है, ये देखो और यहाँ देखो और यहाँ पे देख लो। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, पहले बाद वाले वाक्य का कर्ता आएगा, अगर कर्ता डिफरेंट है तो वो लिखेंगे फॉर मी। अब आई को तो आई तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फॉर है वो प्रीपोजिशन है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव केस जो मैंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये हटा देना और वर्ब लिखनी है। तो वर्ब से पहले अपन टू लिखेंगे। इसका मतलब है कि आपको एडजेक्टिव के बाद में आपको बाद वाले वाक्य को फोर प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अगर प्रोनाउन है, उसके बाद में टू लगाएंगे और बाद में वही नियम लगाएंगे जो आपके पास पहले वाले वाक्य में लिख पाया है। इट के बाद यानी जो वर्ब है, वर्ब के बाद जितना आया वो सारा लिख देंगे, वर्ब सहित। वर्ब ड्रिंक है, इसमें तो ड्रिंक इट लिख देंगे। चलो इसमें नहीं आया होगा भाई, बहुत कंफ्यूजन हो गया, ये और समझा देता हूँ। समझाने के लिए बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, ऐसा नहीं है उदाहरणों की कमी है क्या, लेकिन क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अब देखो इसमें ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही शक्तिशाली है। आई कैन नॉट डिफीट हिम, मैं उसको हरा नहीं सकता। अब यहाँ पे तो मैं क्या कि आई का ही प्रयोग कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे दूसरा कर्ता भी हो सकता है, यहाँ पे नाम हो सकता है। अगर नाम है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता है भाई, कभी नहीं बनता है। वो जैसा नाम है वैसा का वैसा लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, इसकी जगह टू का प्रयोग करना है, यानी पहले वाले वाक्य में तो वही नियम लगाना है जो पहले नियम में लगाया है, स्ट्रॉन्ग। अब बाद वाले वाक्य को लिखने से पहले आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है तो इसको फॉर मी करेंगे। अब यहाँ पे फोर दे कर सकते हैं, अगर द होता बाद वाले वाक्य का तो यहाँ पे आप देकर देम कर देते। अगर यहाँ पे आपके पास कोई नाउन होती जैसे राम होता तो मैं यहाँ पे राम कर देता। यानी जैसा आया है वैसा आपको लिख देना है। प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, और नहीं तो फिर वो लिखना ही है। इसके बाद में आपको टू का प्रयोग करना है और बाद वाले वाक्य में वर्ब से लेकर अंत तक लिख देना है, तो हो जाएगा डिफीट हिम और वाक्य आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब बताओ इतना आसान तरीका कहीं और समझने को मिला है? नहीं मिल सकता, मुझे पता है। अब देखो इसमें बात करते हैं, ये एग्जांपल चलो बना देता हूं, नहीं तो कहोगे सर मार्क ले छोड़ दिया था। तो द रोप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, रस्सी बहुत ही शक्तिशाली थी। आई कुडंट ब्रेक इट, मैं इसको तोड़ नहीं सका। फिर आई है यहाँ पे, मैं अपने लिए बोलता हूँ रे कि मैं कमजोर सो टाबर है ना, कमजोर सो आदमी क्या तोड़ूंगा रस्सी, रस्सी रे टूटा है कि मेरे से बिल्कुल ही कौन टूटा रे, ये रस्सी तोड़ने का काम क्या कर रहे हैं, जखा बिल्कुल ताकतवर होगा को आपने दिमाग से जीतना है, दिमाग से खेलना है आपने। दिमाग से शक्तिशाली कोई हो सके क्या? कोई नहीं हो सके रे। अब देखो इसमें बात करते हैं, द रोप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिखना वही है, तरीका वही है, क्या हो जाएगा, द रोप वॉज, और इस वेरी की जगह अपन क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद में आपको जो स्ट्रॉन्ग है ये भी लिखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग लिख दिया। अब स्ट्रॉन्ग के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको बाद वाला वाक्य का अगर कर्ता डिफरेंट है तो वो लिखना है फॉर मी, ये लिख दिया। अब मी की जगह आई की जगह कोई भी हो तो वो लिख देंगे। और उसके बाद में आपको टू का प्रयोग करना है और जो वर्ब आई है उससे लेके अंत तक वो लिख देना है, तो टू ब्रेक इट। अब इसका अर्थ और बता देता हूं, जैसे ऊपर वाले में बताया था, द रोप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग आई कुडंट ब्रेक इट, रस्सी बहुत ही शक्तिशाली थी, मैं तोड़ ही नहीं सका। अब इसका अर्थ है द रोप वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू ब्रेक इट, रस्सी है वो मेरे लिए तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, यानी जो रस्सी है वो बहुत ही मजबूत थी, इसलिए मैं तोड़ नहीं सका। इसका अर्थ ये होता है। अर्थ नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने ये ध्यान में रखना है। अब अगर आप लोगों के पास कंजक्शन, मैं यहाँ से हटा देता इसको, अगर मैं इसको हटा देता यहाँ से और यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पेस दे देता भाई, और ऑप्शन में आप लोगों के पास फोर आ जाता, टू आ जाता, टू आ जाता, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन वो मैंने बना रखे हैं। ये चिंता मत करना कि सर ने अपने पास, ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, और ये सीखना भी जरूरी है। अगर ये नहीं सीखोगे तो वो क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाओगे। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आता है आप लोगों के पास नेक्स्ट, सच दैट बहुत ही आसान है। इतना, इसका अर्थ बता देता हूं, इतना की। अब यहाँ पे इतना मतलब इतनी भी हो सकता है, इतने भी हो सकता है, मैं अर्थ ये बताता हूँ इतना की।
अब इतना की का मतलब है कि इस पे अपने पास जो वहां पे नहीं बताया ना, जिस कंजक्शन के बीच में स्पेस होता है उसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता है। दिमाग में रखना ये बात। तो इसमें भी अपन कुछ न कुछ लिखेंगे। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, तो पहले वाले वाक्य का जो एडजेक्टिव आया है, और एक बात ध्यान में रखियो रहे, आर्टिकल आर्टिकल ए एन डी प्लस एडजेक्टिव ये हमेशा साथ लिखे जाते हैं, जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आप लोगों को। खान सर इज अ गुड टीचर, ऑल रेस्पेक्ट हिम। खान सर वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं भाई। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो ए गुड है इसके पहले किसका प्रयोग करना है, सच का प्रयोग करना है, या ये जो एडजेक्टिव है ये आपको इस स्पेस में रखना है और कुछ नहीं करना है। बाकी ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह आपको दैट का प्रयोग कर देना है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं, जैसे खान सर इज सच ए, जो मैंने बताया ना, सच ए गुड टीचर, पूरा वाक्य लिख दिया देखो मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है। दैट, अब जो बाकी बच गया वो लिख देंगे, ऑल रेस्पेक्ट हिम। अब इसका अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होता है खान सर वो इतने अच्छे टीचर हैं कि सभी उनका सम्मान करते हैं। तो कोई खास इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, इसमें आपको कुछ हटाना नहीं है, बस इसका सच का सही प्रयोग कर दोगे तो फिर वहां पे अपने पास अब इसमें आने की संभावना जो होती है कि यहाँ पे तो सच दे रखा है और यहाँ पे ये मान के चलो स्पेस दे दिया भाई, यहाँ पे क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे आपसे कंजक्शन बुलवाए और आप टू कर दो तो गलत हो जाएगा, फोर कर दो तो गलत हो जाएगा। ये तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, तो ये थोड़ा देर चिंता वाली बात नहीं है, समझा दूंगा मैं। यहाँ पे दैट है, दिमाग में रखना। तो देखो गुरुजी क्या लिख दिया। अब इन बनावा था, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की है, लड़कियां बहुत ही सुंदर है। एवरीबॉडी प्रेजेज हर, हर कोई उसकी क्या करता है, तारीफ करता है। अब जो सुंदर हो ना वे की तारीफ हो रहा है, मेरे पर का थोड़ी तारीफ होगी, आपने तो दिमाग से तारीफ करवानी है। छोरागन और है के, छोरागन ठोकर है और दिमाग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सफल नहीं हुआ ना छोरो सफल नहीं हुआ है तो बिना खटाओं भी कोई भी इज्जत कौन दे रहा है, बेका घर का भी नहीं इज्जत कौन दे, बताना दे देगे बेचारा परेशान कर दे, बेका भाईला भी ना परेशान कर दे, देखो और न तो और कोई जो गला चाल तो वही पूछ ले, अरे केकर है आजकल। तो उनसे थोड़ा सा बचना है, तो आपको सफलता हासिल करनी है, दिमाग में रखना ये बात। अब देखो इसमें बात करते हैं, इसमें बात करेंगे तो आपको ब्यूटीफुल है वो अपने सच दैट के बीच में रखना है और बाकी नियम वही लगाना है, कुछ हटाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी इज सच, सी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है, तो दैट लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो वाक्य है वो ऐसा कैसा लिख देना है, बाद वाला वाक्य एवरीबॉडी प्रेजेज, तो वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, प्रेजेज हर। इस तरीके से आपको वाक्य जोड़ देना है। अब बातें हैं इसमें नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हार्डली और स्केर्सली, इसके बीच में भी स्पेस है, इसका मतलब इसमें भी कुछ न कुछ लिखा जाएगा। तो इसमें आपको पहले एक बात बता देता हूं, इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग है वो बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं एग्जांपल है वो जो अपने पास उदाहरण है उनको जोड़ना सिखा देता हूं। इस स्पेस में हमेशा वर्ब लिखनी है, बस ये दिमाग में रखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, केवल वर्ब लिखनी है। तो ये बस अब समझ में आ गया होगा। और ये जो वेन है वो फुल स्टॉप यानी दोनों वाक्यों के बीच में लिखना है। अब जैसे एक एग्जांपल जोड़ूंगा, इसका मतलब होता है जैसे ही किया वैसे ही हो गया, जैसे मुश्किल से मैंने ऐसा किया वैसे ही वहां पे आ गए, तो ये एग्जांपल होता है। इसका अर्थ मैं बताता हूं, देखो ही हैड और इसके बाद में हार्डली कर दो यहाँ पे, और चाहे स्कर्सली कर दो, और इसके बाद में आपको क्या वर्ब लिखनी है, रेस्ट, और उसके बाद में द स्टेशन, ये बाद वाला वाक्य है वो बाद में लिखेंगे भाई, स्टेशन हो गया। इसके बाद में आपको वेन का प्रयोग करना है, या ये लिख दिया। एक बात ध्यान में रखना, हार्डली और स्कर्सली के बाद में हमेशा वेन का प्रयोग होता है, आप कहीं टू एंड इनका प्रयोग मत कर देना। ये एग्जांपल में समझाने वाला हूं, जो क्वेश्चन है ना लास्ट में वहां पे समझाऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने वेन किया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है, बिगिन टू रेन। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं वह मुश्किल से ही वहां पहुंचा था कि बारिश शुरू हो गई, इसका अर्थ ही होता है। तो मुश्किल से ही का मतलब अपने पास मैं मुश्किल से पहुंचा, वहां पे पहुंचा नहीं था, इसका मतलब होता है। अब देखो एक और समझा देता हूँ, ये आई हैड स्टॉप्ड द बेगर्स केम टू मी, इसका मतलब मैं मुश्किल से रुका कि भिखारी मेरे पास आ गए, यानी मैं रुके भी कोनी, इससे पहले भिखारी मेरे को आ, वो बात हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैड हार्डली और स्केर्सली, जो आपके पास आपके उसमें हो वो देख लेना, स्टॉप्ड, और इसके बाद आपको वाक्य कंप्लीट हो गया तो इसके बीच में आपको वेन का प्रयोग करना है, द बेगर्स, तो ये हो जाएगा बेगर्स केम टू मी, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको हार्डली स्केर्सली से वाक्य जोड़ देना है। अब नो सुनर देन में भी आपको बता देते हैं,
जैसे ही यानी इसका अर्थ भी वैसे ही होता है भाई, जैसे ही कि ऐसा हो गया, मतलब अगर अर्थ सेम सा ही निकलता रहे, अर्थ से नहीं जाना है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, नो सुनर देन में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दिमाग में रखना। लेकिन इसमें अंतर क्या है, नो सुनर देन से दो वाक्य जोड़ने पे हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है। क्या होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं भाई, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में बात बता देते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, कर्ता से पहले एचवी का प्रयोग। अब आप कहोगे सर ये तो आपके पास इंटरोगेटिव वाक्य में होता है, तो इंटरोगेटिव वाक्य में जो वाक्य होता है उसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आते हैं और इंटरोगेटिव मार्क आता है। ऐसे वाक्य में इन्वर्जन में अपन इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं, बस अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है वो कर्ता से पहले करेंगे नो सूनर देन से वाक्य जुड़ने पे। अब नो ऐसा करेंगे, इन्वर्जन करेंगे तो इसका मतलब आपको टेंस आना जरूरी है, और टेंस अगर नहीं आएगा तो इन्वर्जन का रूल है वो गलत करोगे। अब देखो मैं एक एग्जांपल बना के बता देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई। द फोन रिंग, फोन बजा, आई पिक्ड अप इट, मैंने इसको उठा लिया, यानी जो ही फोन बजा त्यों ही मैंने उठा लिया, इसका मतलब होता है कि फोन बजने को था तुरंत उठा लिया, ये होता है। अब इसके में अंदर अपन इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे तो ये रहा करता। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो दो वाक्य ऐसे हैं जहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। अब इसको करेंगे अपन, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि अपन पहले तो लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर, और इसके बाद में आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड, तो नो सुनर डिड, उसके बाद में द फोन, द फोन, और उसके बाद में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिंग आ जाएगा। और इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है। पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, और बाद वाले वाक्य में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ऐसा कैसा लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, आई पिक्ड अप इट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से आपको ये बनाना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं बना देता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, नो सूनर के साथ आपको हमेशा स्पेस में देन का प्रयोग करना है। ये जो मैं समझा रहा हूं इनको समझना जरूरी है। ये देखो, आई ओपन द डोर, आई सा माई पेरेंट्स, मैंने दरवाजा खोला, मैंने अपने माता पिता को देखा, यानी जैसे ही दरवाजा खोला वैसे मैंने अपने माता पिता को देखा। तो क्या करना है, नो सुनर, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस टेंस के अनुसार प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में कर्ता लिखना है, और उसके बाद में ओपन, ओपन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में द डोर, और इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, देन कर दिया। इसके बाद में आपको बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है, आई सा माई पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है भाई लास्ट में मीनिंग, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी लिख रखी है। इस तरीके से आपको क्या है, नो सुनर देन से भी वाक्य जोड़ देना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है। अगर स्पेस में अपने पास क्या है कि वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पे पहले सच दिया हुआ है, तो और आगे स्पेस दिया हुआ, तो उसमें दैट का प्रयोग करना है। अगर ऐसा आ जाता है हार्डली स्कैर्सली दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वेन का प्रयोग करना है, और नो सुनर देन दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको देन का प्रयोग करना है। तीनों नियम याद रखने हैं। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है जो नियम आ रहा है, वो भी एक सिंपल सा नियम है भाई, बहुत ही साधारण है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। अब देखो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, एज सुन एज का प्रयोग कहाँ पे करना होता है। देखो जैसे ही वैसे ही इसका अर्थ होता है भाई, वहां पे ज्यों ही त्यों ही था, मतलब कोई फर्क नहीं है रे। मैं एक बात और बताने वाला हूँ इसी में, आपको दिमाग में रखना। देखो एज सुन एज का मतलब जैसे ही वैसे ही, इसका अर्थ होता है जैसे ही वैसे ही। ये अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है रे, अर्थ आए चाहे नहीं आए, जोड़ना कैसे है। तो एज सुन एज का प्रयोग जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग कौन से वाक्य के पहले करेंगे, तो एक बात ध्यान में रखना, एज सुन एज का प्रयोग जो काम पहले हुआ है उसी के पहले करेंगे। तो जैसे द थीफ सा द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, तो पहले काम कौन सा हुआ है, चोर ने पुलिस को देखा है, तो इसका मतलब चोर ने पुलिस को देखा, तो उस वाक्य के पहले आपको इसका प्रयोग करना है। और बाद में हुआ वो भाग गया, तो वो बाद में भाग गया, तो उसके पहले नहीं करने हैं। तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज द थिफ सा, इसमें कुछ चेंज भी नहीं है, द पुलिस, ही कोमा लगाएंगे यहाँ पे, ही रेन, ही रेन अवे, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। बस इतना सा काम है। जैसे
टीचर केम इनटू क्लास, स्टूडेंट स्टूड अप। टीचर क्लास में आया, बच्चे खड़े हो गए, तो काम पहले कौन सा हो रहा है? टीचर के आने का हो रहा है। तो अब आप कहोगे सर ये पहले ही लिख दिया आपने। अगर स्टूडेंट स्टूड अप और उसके बाद में टीचर केम इनटू द क्लास, तो भी आपको क्या है, टीचर के आने के बाद में ही छात्र खड़े होते हैं, तो इसका मतलब पहले टीचर प्रवेश करता है, तो फिर एज सुन एज का प्रयोग अपन बीच में करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहीं पे कर देता हूं, एज सुन एज टीचर केम इनटू क्लास, कॉमा लगाएंगे, स्टूडेंट्स लिख देंगे, आगे वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, स्टूड अप, स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आया वैसे सारे बच्चे खड़े हो गए, सारे छात्र हैं वो खड़े हो गए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं पूछकर ये आ जाए कि एज सुन ऐसे एक एग्जाम्पल जोड़ रखा है और कहते हैं कि इसके सामने आपको नो सुनर देन का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ना है, तो फिर समस्या आ जाएगी आप लोगों के। इसलिए मैंने एक अलग से क्लास भी अपलोड कर रखी है, समय मिले तो वो क्लास अवश्य देख लेना आप लोग। सो दैट का प्रयोग इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे सच दैट का प्रयोग किए थे वैसे ही सो दैट का प्रयोग होता है, कोई अंतर नहीं है। मैं एग्जांपल समझा देता हूं भाई। ही इज सो स्ट्रांग ही कैन डिफीट द रेसलर, वह इतना ताकतवर है कि रेसलर पहलवान को भी हरा सकता है। कुछ लोग होते हैं ना शक्तिशाली होते हैं जो पहलवान को भी हरा देते हैं। इसमें जो पहला वाक्य का एडजेक्टिव है वो इस स्पेस में लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसका अर्थ वही होगा, ही इज सो स्ट्रांग दैट, और ही बाद वाला वाक्य कंप्लीट आ जाएगा, ही कैन डिफीट द रेसलर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब यहाँ पे आपके पास चाहे सच आ जाए चाहे अपने पास सो आ जाए, करना यहीं पे दैट का ही प्रयोग है। वह इतना शक्तिशाली है कि पहलवान को हरा सकता है, और इसमें ये आप खुद बना लेना, शी इज डल शी कैन नॉट पास द एग्जाम, तो इतनी कमजोर है कि एग्जाम पास नहीं कर सकती है। सो दैट से जोड़ना है। अगर इसको आप, मैं चलो ये करवाता हूँ भाई, नहीं तो फिर आप थोड़ी सी गलती कर दोगे। शी इज सो डल दैट शी कैन नॉट पास द एग्जाम। ये एग्जाम्पल सुना सुना सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है, मुझे पता है आपको सुना हुआ लगेगा, बिल्कुल लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे द एग्जाम, द ये कर दिया अपन ने। अब बात करें कि ये एग्जाम्पल दे दिया और इस एग्जाम्पल के सामने आ गया, आपको ट्रू और टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। कंजक्शन अगर उसने पूछा है तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें अगर अपन बात करें, वो कहते हैं कि इसको टू टू में चेंज करो, तो क्या करोगे? सी इज, और सो की जगह आपको टू का प्रयोग करना है, बाकी ऐसा कैसा लिखना है, इसके बाद में ये ऐसा कैसा लिख देना है इसकी जगह। बस इसमें आपको क्या करना, वर्ब के बाद वाला लिखना है, टू पास द एग्जाम, और दोनों का अर्थ सेम निकलता है। ये अपने पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में अपन चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसमें ज्यादा आपको गहराई समझ आना, बस ये समझ लेना, अगर यहाँ पे ट्रू दे रखा तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, यहाँ पे सो दे रखा तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और रेट की तो एग्जाम है, कोई बड़ी भारी एग्जाम तो है नहीं कि कोई गहराई से पूछ लेगा। एक साउंड वाला जो टॉपिक है वो ही टफ है, बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों की, वो भी मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूँ। अब देखो बात करते हैं सो दैट। एक तो सो दैट ये है जिसके बीच में लिखा जाता है, एक सो दैट ये है। ये अपने पास क्या होता है, उद्देश्य के लिए होता है इसका प्रयोग। किसके लिए होता है? उद्देश्य के लिए, जो पर्पज होता है जिंदगी का। इसका प्रयोग हमेशा दोनों वाक्यों के बीच में होता है, दिमाग में रखना, और कुछ नहीं होता है इसमें इतना कि ऐसा कर सकता है, ये उद्देश्य होता है। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, उद्देश्य कैसे? ही रेन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। ही कुड विन द रेस, क्यों दौड़ा? तो क्यों दौड़ा? क्यों दौड़ा भाई? वो अपने पास रेस को जीत सके इसलिए, तो ये उसका उद्देश्य है भाई। और उद्देश्य के पहले अपन सो दैट का प्रयोग कर देंगे, यानी कहने का मतलब है सीधा सा बात, सीधी सी बात ये है कि वाक्य के बीच में होगा दोनों के, ही रेन वेरी फास्ट सो दैट ही कुड विन द रेस। बस इतनी सी बात करनी है और कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस छोटी सी बात यह है कि यहाँ पे स्पेस दे दिया, और इसके पे इसकी कोई और तो है नहीं कि पहले कोई दिया हुआ है, और अगर आगे वाले वाक्य में कोई उद्देश्य दिया हुआ है और पीछे वाले वाक्य में अपने पास कारण दिया हुआ है, यानी परिणाम दिया हुआ है, वह तेज दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्यों दौड़ा? अरे के शब्द बोल रहा हूँ। क्यों दौड़ा भाई? वो इसलिए दौड़ा क्योंकि वह अपने पास रेस जीतना चाहता था। अब बात करते देखो इसकी, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई कैन डू योगा, इसलिए ताकि मैं योगा कर सकूं। तो ये एग्जांपल और बता देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग द सो दैट
सो दैट आई कैन डू योगा, आई कैन डू योगा, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता इन तीनों में आपके पास कोई समस्या आने वाली है। एज सुन एज में कोई समस्या नहीं है, सो दैट में कोई समस्या नहीं है, और सो दैट में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास सिंस। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंस, अब सिंस का प्रयोग है वो अपने पास 3-4 तरीकों से करते हैं भाई। इसका प्रयोग समय के लिए भी होता है, इसका प्रयोग परिणाम के लिए भी होता है, इसका प्रयोग कारण के लिए भी होता है। तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। समय के पहले इसका प्रयोग करना है, अगर कारण दिया हुआ है तो उस कारण वाले वाक्य के पहले इसका प्रयोग करना है, अगर समय दिया हुआ है तो समय के अपने दोनों वाक्य के बीच में कर देना है। यानी समय, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। तो आपको जैसे मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन द न्यू गवर्नमेंट केम टू रूल। बहुत से बदलाव किए गए हैं, कब से? जब से अपने पास नई सरकार आई है। तो यहाँ पे आपको इसके बीच में सिंस का प्रयोग कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आप कर लेना भाई, इसमें मैं ज्यादा नहीं समझाने वाला। आई एम मिसिंग माई पेरेंट्स वेरी मच, मैं अपने माता पिता को बहुत याद कर रहा हूँ। दे माइग्रेट टू अमेरिका, वो अमेरिका गए हैं। इसका मतलब जब से वो अमेरिका गए हैं मैं अपने माता पिता को मिस कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको सिंस का प्रयोग करना है इसके बीच में भी। तो ये भी ज्यादा टफ नहीं है। अब इसमें टीचर पनिश्ड हिम, ही वाज लेट। टीचर ने उसको सजा दी, क्यों? क्योंकि वो लेट था। तो ये अपने पास कारण हो गया, तो कारण के लिए भी आपको बीच में प्रयोग करना है। तो इसमें भी ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अब इसमें आए तो ही वॉज इल, ही वेंट टू डॉक्टर, वह बीमार था, कहाँ गया? डॉक्टर के पास गया। तो कारण ये है, तो इससे पहले आपको प्रयोग करना है, ये मैं बता देता हूं। सिंस ही वॉज इल, और यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ही वेंट टू डॉक्टर, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब कारण वाले वाक्य के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है, समय के लिए होता है तो दोनों वाक्यों के बीच में करना होता है। इसमें कोई ज्यादा सोचा विचारी वाली बात नहीं है, रह कहीं सोच के में पड़ जाओ, ये दिमाग में रखना। एक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिंस के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने अपने टेंस की क्लास में भी समझा रखा, तो वो वहां पे भी समझ सकते हो। अब बात करते हैं वेन। वेन का प्रयोग समय के लिए होता है, समय के लिए, तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आई वॉज स्लीपिंग वेन ही अराइव्ड, तो समय का प्रयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो जैसे मैं इस वाक्य को दोनों तरीके से बनाता हूं, वेन आई वॉज स्लीपिंग, ये आप पे डिपेंड करता है भाई आप कैसा सोचते हो। ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, यानी जब मैं सो रहा था वो पहुंचा। और यहां पे ऐसे अगर मैं बीच में कर देता हूं तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही अराइव्ड, इसका अर्थ क्या होगा? मैं सो रहा था जब वो पहुंचा। तो ये कहने का मतलब समय के लिए आप कहीं पर भी प्रारंभ में और बीच में दोनों जगह कर सकते हो, कोई गलत नहीं होने वाला रहे। और ऐसा एग्जांपल आने भी वाला नहीं है, बस मैं तो समझा रहा हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये भी आते हैं, इसको भी आप कर लेना। ही फाउंड अ पर्स, ही वाज क्रॉसिंग, ही वाज गोइंग टू कॉलेज। अब इसमें क्या है कि इसमें अपन समय को नहीं दिखा सकते, हाँ दोनों दिखा सकते हैं, सॉरी इसमें भी मैं गलत बोल गया, इसमें भी दोनों दिखा सकते हैं। आप पहले वेन का प्रयोग करोगे, उसके बाद में बीच में प्रयोग करोगे, दोनों बना लेना, इसमें ज्यादा और समझाऊंगा नहीं भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि जहां पे समझाने वाली बात आएगी मैं वहीं पे समझाने वाला हूं। अब इसमें बात करें अपने पास, तो इसमें वेनेवर आता है, इसका प्रयोग भी समय के लिए होता है। तो दोनों वाक्यों के बीच में अपने पास क्या है, प्रयोग कर लेना। क्या हो जाएगा? सोनू कम्स टू मी वेन एवर ही नीड्स हेल्प, जब कभी सोनू मेरे पास आता है जब कभी उसे सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसके बीच में आएगा, ज्यादा नहीं समझाने वाला कि उसमें समझने ना अपन को। तो इसमें इट रेन्स आई कीप एन अम्ब्रेला विथ मी, बारिश होती है, आई कीप एन अम्ब्रेला विथ मी। अब ये अपने पास समय को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वेन एवर, ये जो समझाने वाली बात है वो मैं बता रहा हूँ, वेन एवर इट रेन्स, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लेते हैं। जब कभी बारिश होती है तो मैं छाता साथ में रखता हूँ, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। टिल अनटिल का प्रयोग भी समय के लिए होता है, जबकि के रूप में होता है, जब तक में नहीं होता है। यू शुड वेट हियर योर पेरेंट्स कम बैक, तुम्हें यह इंतजार करना चाहिए जब तक कि तेरे माता पिता वापस, अंटिल यानी जब तक कि माता पिता वापस नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे बीच में अंटिल का प्रयोग कर देना है, अंटिल। तो वाक्य अंटिल और टिल का मतलब दोनों का सेम निकलता है, तो ज्यादा समझाने की बात इसमें भी नहीं है। बात करें इसकी, यू शुड वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता करनी चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। यानी तुम्हें सॉरी मैं गलत बोल गया, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अनटिल का प्रयोग कर सकते हो और यहाँ पे आप टिल का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम्पल समझना जरूरी है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से दिमाग लगाना है। बिकॉज कारण होता है भाई, क्या होता है? कारण, और कारण के पहले ही आपको बिकॉज का प्रयोग करना है।
कारण क्या है, ही बिकम वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर हो गया। ही स्मोक्स मच, वह बीमार हो गया, परिणाम यह है, कारण यह है। इस कारण के पहले आपको बिकॉज का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, ही बिकेम वेरी वीक बिकॉज ही स्मोक्स मच, स्मोक्स मच। ये आपको ध्यान में रखना, बस बिकॉज के लिए थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कारण वाले वाक्य के पहले हमेशा बिकॉज का प्रयोग करना है। सिंस का भी प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे आप कहो सर यहाँ पे सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कारण के पहले अपन सिंस का प्रयोग भी करते हैं। तो ये अपने एग्जाम्पल्स आएंगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें मैं समझाने वाला हूँ कि कौन से की जगह क्या कर सकते हो। ही वाज सैड, वो दुखी था। ही फेल्ड इन एग्जाम, वह दुखी था, ये परिणाम है, परिणाम। और वह कारण क्या है, ये कारण है क्योंकि वो फेल हो गया। तो आपके पास इनके बीच में इस कारण वाले के पहले बिकॉज का प्रयोग कर देना है और वाक्य को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आप सिंस का प्रयोग भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं आगे और भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप एज का प्रयोग भी कर सकते हो, ये एज वाले में भी समझाने वाला हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो क्या है आप लोगों के पास, जो एज वाला मैंने बताया था भाई वो आ गया आप लोगों के पास। जो एज वाला बताया वो ये रहा। अब एज से भी आपके पास ये समय को भी डिनोट करता है, ये कारण भी बताता है। तो कैसे करोगे, समय के साथ इसका प्रयोग करना ही है, कारण के पहले इसका प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब है चाहे कारण हो चाहे समय हो, उसी वाक्य के पहले प्रयोग करना है। ही फाउंड माई बुक, उसको मेरी किताब मिली। ही वॉज वॉकिंग इन गार्डन, वो बगीचे में टहल रहा था। अब कब मिली है उसको किताब, किताब मिली है जब वो बगीचे में टहल रहा था। गार्डन यानी बगीचे में टहल रहा था, इसका मतलब एज का प्रयोग इसके साथ होगा, समय के साथ बताया तो ये समय होगा। ही फाउंड माई बुक एज, यहां पे अपन वेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, आगे समझाने वाला हूं कि he was walking in garden। ये बाकी आप समझ लेना रहे, कोई ऐसे स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो कहीं देखो कि गुरु जी के लिख रहा है। अब बातें देखो, ये तो समय होगा, इसमें आते हैं ही सी इंटर्ड द रूम, सी सा ए स्नेक। जैसे ही ये अपने पास समय दिखा रहा है भाई, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया वैसे ही उसने सांप देखा भाई। तो क्या हो जाएगा, पहले उसने ये काम किया भाई, समय ये कर रहा है, तो एज सी इंटर्ड इंटर्ड द रूम सी सा ए स्नेक, यानी समय दर्शा रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसकी जगह वेन कर सकते हैं और यहाँ पे भी अपने पास वेन कर सकते हैं। समय के लिए तो अपन वेन का भी तो प्रयोग पड़ गया है ना भी। तो क्या, ही वॉज वीक, ही लॉस्ट ए रेसलिंग, वह कमजोर था। ही लॉस्ट रेसलिंग, वह कुश्ती हार गया। तो आपके पास कारण क्या है, ये रहा, परिणाम क्या है, ये रहा। तो कारण के पहले आपको एज का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे एज, सिंस, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं बिकॉज, ये तीनों के मैंने यहाँ पे कारण वाले बता दिए भाई। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वीक और कोमा लगाएंगे, ही लॉस्ट रेसलिंग और वाक्य हो गया आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कारण के लिए जो भी कंजक्शन यूज किया है उनको आप पैरेलली किसी के स्थान पर भी यूज कर सकते हो, समांतर रूप से यूज कर सकते हो, जैसे एज, सिंस, बिकॉज मैंने तीनों लिखी है यहाँ पे। अब आते हैं इसमें, माई फ्रेंड गॉट फर्स्ट डिवीजन, ही इज इंटेलिजेंट, मेरे दोस्त को फर्स्ट डिवीजन मिली। क्यों मिली भाई, वो इंटेलिजेंट है इसलिए मिली। तो आपके पास ये परिणाम है, अपने पास ये कारण है, इस कारण के लिए आपको एज का प्रयोग कर देना है। बस इतना सा काम करना है। इसकी जगह बिकॉज कर दोगे तो भी ठीक है, इसकी जगह सिंस कर दोगे तो भी ठीक है। अब आते हैं इसमें, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट। ये आपके पास कंपैरिजन का भी काम करता है, तुलना भी करता है भाई। तुलना करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है भाई, तुलना। अब तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये क्या है कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, एज क्या हो जाएगा भाई, श्याम हो जाएगा यहाँ पे। बस इतना सा ध्यान में रखना है। लेकिन कंपैरिजन में क्या होता है कि जो अपने पास एडजेक्टिव होता है उससे पहले और उसके बाद में अपन एज का प्रयोग करते हैं। ये कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं भाई, आएगा तो इनमें से एक आ जाएगा। अब बात करते हैं इन ऑर्डर दैट का, मतलब जहां पे अपन ने सो दैट का प्रयोग किए थे बिना स्पेस वाले का, यानी ये सो दैट, वहां पे आप इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों वाक्यों के बीच में आएगा भाई। क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स द पुअर, ही गेट्स ब्लेसिंग, वह गरीबों की सहायता करता है, किस लिए, कि वो अपने पास आशीर्वाद ले सके। तो इनके बीच में आपको इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर देंगे या सो दैट का प्रयोग कर देंगे। ऐसा इसमें करना है। फादर अर्न्स, ही कैन फीड हिज फैमिली, एक फादर कमाता है भाई, बिल्कुल हर फैमिली में एक फादर कमाता है। वो अपने किस लिए कमाता है, ताकि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भोजन खिला सके, उनका पेट है वो भर सके। जिम्मेदारी इंसानों की ये रहे, यानी व्यक्तियों की।
तो ये अपने पास ध्यान में रखना, बस इसके बीच में भी आपको किसका प्रयोग करना है, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो अपने पास क्या है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें भी ज्यादा नहीं समझाऊंगा भाई। इफ वाला वाक्य है, एक बात ध्यान में रखना, जो इफ वाला वाक्य होता है वो कौन सा होगा, या तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, ओपन कंडीशन की बात है ये। अगर इम्प्रोबेबल कंडीशन है यानी इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो इसके साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य के साथ। अगर आपके पास एक और होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट। मैं बता देता हूं भाई। कहने का मतलब है जिस वाक्य में आपके पास विल आता है, वुड आता है, वुड हैव आता है, उसके पहले इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें शर्त होती है यू कम लेट टीचर विल पनिश यू। तो शर्त यह है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, उसके पहले कभी इफ का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ यू कम लेट और कॉमा लगाएंगे, बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देंगे। तो इफ में ज्यादा नहीं समझाएंगे। एज इफ का प्रयोग भाई आपको क्या है, बिल्कुल उसके जैसे, इसका मतलब होता है जैसे कि। जैसे कि होता है एज इफ, जैसे कि, और ये केवल कल्पना के लिए होता है। कल्पना यानी पूरी कल्पना करता है इस वाक्य में। ही बिहेव्स ही इज द किंग, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो राजा हो। होता है कि नहीं होता है? कई लोग व्यवहार करते भी है ऐसा, और वो जो व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार आपको नहीं करना रहे। झूठ मूठ की तारीफ अपने आप में नहीं करनी है। काम यहाँ का करो कि लोग है ना, दो घड़ी थारे बीच बारे में बतलाव है, यहाँ बात करो रही यार, वो छोड़ो जोर को भाई, कदे दिखे ही को नहीं, और आज बन के यहाँ घुमा लाग रहे हो गाड़ी में, यहाँ का काम करना है। अब यहाँ तो बाद में कह रहे चोरी कर लेगा तो भी तो नाम हो गई है, तो चोरी करे नाम करना जो की बात को नहीं है रहे। यहाँ देखो गुरु जी के बताओ लाग रहे हैं बीच में ही। तो ये आपको एज इफ का प्रयोग है वो वाक्य के बीच में करना है भाई। क्या करोगे, एज इफ, और कुछ नहीं करना है। इसके भी बीच में करना एज इफ, शी टॉक्स एज इफ शी इज, यहाँ पे इज भी है भाई, शी इज द ओनर ऑफ द कंपनी, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कंपनी के मालिक हो। ऐसे अपने आप में भगवान बने से कोई पार नहीं पड़ने वाली है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जानते हो क्या होता है, अगर सपना सच करना पड़े ना तो मेहनत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी थाने, नहीं तो क्या मान के सालो सपना सच बिल्कुल नहीं होगा, दिमाग में रखनी। अब बात करते हैं अनलेस, जहां पर अपने अनटिल का प्रयोग किया था ना, वही है जब तक कि नहीं, बस ये शर्त है। ये क्या है, शर्त है, वो समय था। और शर्त जहां पे अपने इफ का प्रयोग किया है, उसी वाक्य के साथ आपको अनलेस का प्रयोग करना है। बस इसमें क्या है कि ये जो नेगेटिव वाक्य है उसको, जैसे यहाँ पे यू कन्फेस योर फॉल्ट, ये इसके साथ प्रयोग करेंगे अपने पास। क्या है कि जब तक कि तुम ऐसा नहीं कर लेते हो तब तक ऐसा नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ नहीं कर सकती है। कब तक, जब तक कि यू अनलेस यू कन्फेस योर फॉल्ट, जब तक कि तुम अपनी फॉल्ट स्वीकार नहीं कर लेते, अपनी गलती स्वीकार। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में आपको अनलेस का प्रयोग कर देना है। तो ही कैन नॉट फॉरगिव यू और अनलेस, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब तक कि तुम ऐसा नहीं कर लेते हो, जैसा नहीं कर लेते हो उसके पहले आपको क्या करना है, अनलेस का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा इसमें ही कम्स हियर शी विल नॉट कट द केक, यानी जब तक कि वो ऐसा नहीं करेगी, कंडीशन वाला ही आ गया ना, वो केक को नहीं काटेगी। कब तक, जब तक कि वो यहाँ पे नहीं आता। तो इससे पहले आएगा भाई। अब आपको यहाँ तो बीच में करवा दिया, क्योंकि मैंने बताया ना जब तक कि ऐसा नहीं होता है, तो जब तक कि ये नहीं आता है तब तक वो ऐसा नहीं करेगी। ऐसे कंडीशन इसमें है, और यही अपने पास यहाँ पे बताया। बस इसमें अपने पास निगेटिव भाव आ जाते हैं शर्त के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अनलेस ही कम्स हियर, जब तक कि वो यहाँ नहीं आता है, और कॉमा लगाएंगे, बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देंगे, सी विल नॉट कट द केक, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको एग्जांपल है वो कंप्लीट कर देना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो भी आपके पास बहुत ही आसान है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक बात, छोटी सी बात बताएंगे कि दो और ऑल्दो में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब यद्यपि होता है। यद्यपि, फिर भी, इसका मतलब यद्यपि और फिर भी होता है। ये कुछ एक डिफरेंस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें हैं ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा सिंथेसिस में। अभी तो केवल अपन कंजक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, तभी मैं केवल यहाँ पे बता रहा हूँ। दो और ऑल्दो का प्रयोग, उस ऑल्दो का तो प्रयोग हमेशा प्रारंभ में होता है, ये तो अभी बता देता हूँ भाई। दो का प्रयोग प्रारंभ में और बीच में दोनों जगह हो सकता है। तो दो का प्रयोग करेंगे किसके पहले, दो का प्रयोग उसके पहले कि इस कंडीशन के अलावा उसमें ऐसे गुण है भाई, वहां पे उसके पहले करेंगे। जैसे ही इज पुअर, ही इज पुअर, दो ही इज हैप्पी। और इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हो, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऑल्दो का प्रयोग करेंगे तो इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे भाई, ऑल्दो ही इज पुअर, ही, कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे ही इज हैप्पी,
इन दोनों का मतलब यही निकलता है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, खुश है। इसका मतलब यही निकलता है, कोई ज्यादा सोच विचार की बात ही नहीं करनी है इसके बारे में। बस ये देख लेना, सी इज वीक सी वन द रेस, वह कमजोर है रेस जीत गई भाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो का प्रयोग पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो, सी इज वीक। अब एग्जाम्पल है वो कैसे आएंगे, वो आपके पास आएंगे, विरोधाभास बता रहा है, विरोधाभास बता रहा है तो आपके पास यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। पहले तो ये वाक्य कंप्लीट कर देता हूं, इसके बाद में बात करते हैं। सी वन द रेस, वह कमजोर है लेकिन रेस जीत गई, ऐसा है इसका मतलब। और ऐसा इसी में करना है, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन एग्जाम, उसने मेहनत की लेकिन ऐसा परिणाम नहीं हुआ। यानी विपरीतार्थ कार्य के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी ना, वहां पे भी मैंने विपरीतार्थ कार्य के लिए कंजक्शंस बताए थे। फिर दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, दोनों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनसे जोड़ने से वाक्य वो सबऑर्डिनेट बनता है। क्या बनता है इनको जोड़ने से, और उनको जोड़ने से अपने पास वाक्य कोऑर्डिनेट बनता है, और दोनों का अर्थ सेम निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे ना इस वाक्य को एक बार ना उससे जोड़ के बता देता हूँ, ही वर्कड हार्ड येट बट ही और फेल्ड इन एग्जाम। ये जो मैंने पीछे ये आ गया इन एग्जाम में भाई, यहाँ पे बट और येट किया है मैंने। यहाँ पे आप दो का प्रयोग भी कर सकते हो। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर यह है कि अगर बट और येट से जोड़ते हैं तो वाक्य आपके पास कोऑर्डिनेट होता है, ये इससे जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट, और दो से जोड़ेंगे तो सबऑर्डिनेट, और अर्थ दोनों का सेम निकलता है। दिमाग में आई बात नहीं है समझ में, कहने का मतलब है कि आप बट और येट से जोड़ोगे तो कोऑर्डिनेट और दो से जोड़ोगे तो सबऑर्डिनेट, बस इतना सा है और कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट है देन। देन के बारे में बात करें तो देन ऐसा है जो कंपैरिजन करने के लिए होता है, और इसका प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है भाई, ये ध्यान में रखना। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बाद में सिखाऊंगा जब डिग्रीज टॉपिक पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अमेरिका इज रिच कंट्री, ब्रिटेन इज नॉट सो रिच, यानी अमेरिका वो अमीर देश है, ब्रिटेन है वो इतना रिच नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका अमेरिका इज मोर रिच देन, यहाँ पे अपन देन का प्रयोग करेंगे, देन ब्रिटेन, बस इतना सा काम है। और ये जो देन वाला वाक्य है, अगर कंपैरिजन दिया हुआ हो यानी डिग्री दी हुई हो, कंपैरेटिव डिग्री जिसके अंत में ER लगा होता है, यहाँ पे तो ये डिग्री वाला नियम समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा अलग से हो जाएगा मैटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर स्पेस से पहले कोई कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो स्पेस में हमेशा देन का प्रयोग करना है, इतनी सी बात है। ऐसा इसमें, शीतल इज ब्यूटीफुल और फ्रेंड इज नॉट ब्यूटीफुल, शीतल है वो सुंदर है, उसकी दोस्तों वो सुंदर नहीं है, तो शीतल इज क्या हो जाएगा, शीतल इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, हर फ्रेंड। कोई ज्यादा टफ नहीं है कंपैरिजन, ये डिग्री में समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब स्पेस से पहले अगर आपके पास क्या रखी है, कंपैरेटिव डिग्री, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो स्पेस में बाद में स्पेस है तो उसमें देन का प्रयोग किया जाता है। कोई ज्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आप लोगों के पास, जो अपन पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, एज सुन एज पढ़ के आए हैं, उसके बारे में बिल्कुल वहां पे एज लॉन्ग सुन एज का प्रयोग किया था, वहां पे एज लॉन्ग एज का प्रयोग कर सकते हैं। एज सुन एज का मतलब होता है समय, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कंडीशन, शर्त। और जहां पे अपन ने इफ का प्रयोग किए थे, जहां पे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अनलेस का प्रयोग किए थे ना, वहां पे आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो। ये कंडीशन के लिए काम में आने वाले कंजक्शंस होते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक की। ए सन नेवर फियर्स, एक जो बेटा वो कभी नहीं डरता है। हिज फादर इज बिहाइंड हिम, जब तक कि उसके फादर पीछे हैं। तो शर्त है भाई, शर्त ये है तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे उसके फादर है, तो वो उसका बेटा वो नहीं डरता है। तो ए फादर ए सन नेवर फियर्स और एज लॉन्ग एज, उसके बाद वाला वाक्य कंप्लीट आ जाएगा, हिज फादर इज बिहाइंड हिम। कोई ज्यादा टफ नहीं है। शर्त वाले वाक्य के पहले आपको एज लॉन्ग एज का प्रयोग कर देना है। जैसे यू नीडंट फियर गॉड इज विथ यू, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि तुम्हारे साथ भगवान है। तो जब तक कि ये है तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, एज सुन एज का प्रयोग कर देना है। बात करते हैं प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग भी, मतलब आपको वाक्य के बीच में ही करना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें मैंने ज्यादा एग्जांपल इसीलिए नहीं बनाई रही। वी कैन बोरो इट, बस प्रोवाइडेड, बस शर्त ये है, इसका मतलब होता है प्रोवाइडेड का मतलब आपके पास शर्त ये है दैट, और शर्त क्या है वो ये है, वी रिटर्न इट टुडे, वी रिटर्न इट
टुडे, बस इतना सा काम करना है और कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपके जो कंजक्शंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास जो एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो किस तरीके से आएंगे वो समझना जरूरी है। तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे भाई। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि अपनी क्लास है वो काफी बड़ी हो जाएगी। इसका तो मैटर बस यही था कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी लिंकिंग डिवाइसेस समझाना था। अब जो क्वेश्चंस है उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैं समझा देता हूं किस तरीके से। देखो स्पेस पहले, अब देखो यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है, सी हैड पेड ऑल द बिल्स। उसके बाद है द सिस्टम सॉल्व्ड सम ड्यू पेमेंट्स। हाँ, उसने बिल पे कर दिए लेकिन सिस्टम में अभी ड्यू पेमेंट है वो दिखा रहा है। इसका मतलब विपरीतार्थक कार्य हुआ है, और विपरीतार्थक कार्य के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो वाक्य के प्रारंभ में केवल अपने पास अभी पढ़ के आए हैं दो का प्रयोग करते हैं। येट और बट है, इनका प्रयोग अपन वाक्य के बीच में करते हैं मोस्टली। और बात करें अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े तो इसमें आपके पास क्या है? दो का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दो का प्रयोग है वो वाक्य के बीच में और शुरू में हो सकता है। दो सी पेड ऑल द बिल्स, यद्यपि उसने सारे बिल चुका दिए। द सिस्टम सॉल्व्ड सम ड्यू पेमेंट्स, फिर भी पेमेंट दिखाया गया बकाया, किसमें? अपने सिस्टम में। इस तरीके से अपने, अब आप कहोगे सर येट का और बट का प्रयोग भी तो बताए थे। बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे भी, लेकिन इस वाक्य को लिखने का तरीका थोड़ा सा हो जाएगा। वो हो जाएगा, ये बीच में स्पेस है वो आएगा, तो अपन इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं फिर वहां पे। तो कहने का मतलब है ऐसे कंफ्यूजन वाले नहीं आएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए ऑप्शंस दिए हैं ऐसे, ये ध्यान में रखना। अब देखो बात कर, अब देखो बात करते हैं इसकी। स्पेस दिया हुआ, आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। मैं गली के किनारे किनारे चल रहा था, टहल रहा था। आई सा दैट द शॉप्स वर क्लोज्ड, मैंने देखा कि दुकानें बंद थी। अब यहाँ पे क्या है? वेन दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है, थ्रू दो दिया है, एज लॉन्ग एज दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कब की बात कर रहा है? वो समय की बात कर रहा है। ये समय के लिए आता है, लेकिन इस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से वाक्य दिया हुआ है। अपने पास दो, ये विपरीतार्थक कार्य के लिए आता है, और एज लॉन्ग एज जो है वो शर्त के लिए आता है। तो बच गया क्या? वेन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वेन आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, जब मैं गली के किनारे टहल रहा था मैंने देखा कि दुकानें बंद थी। तो आपके पास आ जाएगा वेन का प्रयोग। सिंस का प्रयोग नहीं आएगा, जब से होता है। इसका मतलब जब से, समय एक बिंदु दिखाता है वो होता है सिंस, इसलिए यानी जब से ऐसा हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। वो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। हाँ, अब बात करते हैं, देखो इसकी स्पेस दिया हुआ है, सी फिनिशेज द वर्क गिवन, सी कैन नॉट गो होम, यानी वो कार्य समाप्त करती है, सी कैन नॉट गो होम, वो घर नहीं जा सकती। इसका मतलब शर्त रख रहा है कि नहीं रख रहा? और शर्त भी कैसे है कि जब तक कि वो ऐसा नहीं करती है तब तक वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब शर्त है, और शर्त के लिए अनटिल का प्रयोग नहीं, ये तो समय के लिए होता है। एक ये होता है, और एक एज सुन एज है, ये अपने पास समय के लिए होता है। तो इफ का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इफ सी फिनिशेज द वर्क गिवन, अगर दिए गए काम को वो कर लेती है, सी कैन नॉट गो होम, तो वो घर नहीं जा सकती। तो शर्त थोड़ी ना हुई, ये इफ से नहीं बन सकता। फिर इसका मतलब इससे बनेगा, क्या बनेगा? अनलेस। अनलेस का मतलब जब तक कि वो अपना कार्य समाप्त नहीं करती है दिया गया, वो घर नहीं जा सकती है। तो इस शर्त के लिए आपको निगेटिव भाव बताने के लिए कि ऐसा नहीं कर सकती है, जब तक कि ऐसा नहीं करती है तब तक के लिए उसको आपको अनलेस का प्रयोग करना है। इफ का प्रयोग आपको सिंपल कंडीशन में करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, इसमें हो नहीं रहा है, इसमें ऐसा कर नहीं सकता है, तो इसके लिए आपको अनलेस का प्रयोग करना है। इसकी बात करें, ही एग्रीड टू हेल्प मी, वह मुझसे सहमत हो गया मेरी सहायता करने के लिए। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। अब देखो, वो एग्री सहमत हो गया और वो थका हुआ था, विपरीत कार्य है कि नहीं? तो क्या है? दो, एज इफ, एज और ऑल दो। अब इन दोनों का प्रयोग विपरीतार्थ कार्य के लिए होता है, इसका प्रयोग नहीं होता, इसका नहीं होता है। इसका तो अपन ने ऐसे कहते हैं ना, कल्पना, कोरी कल्पना के लिए होता है। इसका समय के लिए, कंपैरिजन के लिए, तुलना, कारण के लिए होता है। अब बात करते हैं इन दोनों का प्रयोग। तो मैंने बताया कि वाक्य के बीच में दो का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो का प्रयोग कर देंगे। हाँ, ही एग्रीड टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गया यद्यपि वह थका हुआ था। फिर इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं इसकी, इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। वी लेफ्ट द हाउस, हम घर से निकले। एज, अनटिल, एज लॉन्ग एज, टिल, तो इसका मतलब क्या होगा? एज लॉन्ग एज है वो समय को तो नहीं दर्शाता, वो शर्त को दर्शाता है भाई। टिल का मतलब जब तक की, अनटिल का मतलब जब तक की नहीं, और एज का मतलब जैसे ही। तो इसका मतलब आ जाएगा बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम घर से निकले, ये होता है। तो ये समय दर्शा रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता अब इसमें ज्यादा समस्या है कोई, अगर आप कहोगे तो और ले आऊंगा क्लास। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी आप लोगों के पास क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पेस दिया हुआ, सी गोज, सी ऑलवेज बाय समथिंग। अब वो जाती है और हमेशा कुछ न कुछ खरीदती है, इसका मतलब है। तो एक तो होता वेन, एक वेरेवर और वेनेवर और वाइल। अब सब, जब कभी वो जाती है
तो वो हमेशा कुछ न कुछ खरीदती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जब का प्रयोग मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसमें बता देता हूँ क्या आएगा। इसमें आएगा व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी वह जाती है, वह हमेशा कुछ न कुछ खरीदती है। अब यहाँ पे आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। व्हेन शी गोज, जब वह जाती है वह हमेशा कुछ न कुछ खरीदती है, तो ये भी कर सकते हो। ऐसा कंफ्यूजन करने वाला नहीं आएगा। ये तो मैं आप लोगों को जब कभी के भाव को ये बता रहा हूँ कि उसकी जगह अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस उसका अर्थ आएगा जब कभी वो ऐसा करती है तो ऐसा करती है। इसके अलावा जब वह जाती है तो इसका मतलब जब है वो जब कभी है, और कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसमें बात करते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड स्पेस वी कैन अचीव दिस गोल। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, वी कैन अचीव दिस गोल, हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट, देयरफॉर, बट, सो, कौन सा करोगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। सो दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। देयरफॉर इसलिए परिणाम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें परिणाम है वो क्या है, परिणाम हो जाता है, गठित हो जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी परिणाम के लिए होता है, ये विरोधाभास होता है। तो फिर उद्देश्य के लिए क्या है, उद्देश्य के लिए सो दैट का प्रयोग है, और ये उद्देश्य है यहाँ पे सो दैट, ये परिणाम नहीं है। अगर परिणाम हो तो अपन सो का और देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने उसमें अपनी जो पहली क्लास है ना लिंकिंग डिवाइसेज वाली, उसमें समझा रखा है भाई। तो यहाँ पे आपको सो दैट का प्रयोग करना है अगर वाक्य में उद्देश्य दिया हुआ है तो बाद में। द बुक इज स्पेस एक्सपेंसिव स्पेस, नन ऑफ अस कैन बाय इट। इस वाक्य को, किताब महंगी है, हमें से कोई नहीं खरीद सकता। अब क्या करेंगे, देखो ट्रू और टू का प्रयोग। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार ट्रू और यहाँ पे टू। तो ट्रू टू में नियम देख लेना भाई, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्लास में आपने शुरू में समझा होगा। सो दैट, यहाँ पे सो दैट कर देता हूँ। सो और दैट, यहाँ पे सो दैट कर देते हैं भाई, एक बार सही कर देते हैं। यहाँ पे सो और दैट दोनों का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सो, और यहाँ पे पहले ट्रू बताया था तो, और यहाँ पे मैं दैट कर देता हूँ। अब किताब इतनी महंगी है कि हम में से कोई नहीं खरीद सकता। अब सो दैट है वो एक जगह आता है, दो जगह नहीं आता है। इधर और का प्रयोग है वो मैंने आपको पीछे की क्लास में समझा रखा है। इसका मतलब इसमें आएगा सो दैट। क्यों, क्योंकि अपने पास बाद वाला वाक्य कंप्लीट दे रखा है। अगर बाद वाले वाक्य में यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ होता, ये नहीं दिया हुआ होता, तो फिर आपके पास यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल है थोड़ी देर पहले समझाए आप लोगों को, दोनों एग्जाम्पल एक साथ। अब बात करते देखो इसकी, इंडिया इज मोर डेवलपमेंट कंट्री इट्स नेबरहुड कंट्रीज। भारत है वो अपने पास विकसित देश है अपने पड़ोसियों की बजाय। इसका मतलब पड़ोसियों से ज्यादा विकसित है, तो देन का प्रयोग हो जाएगा इसमें। ये आ जाएगा भाई कंपैरिजन के लिए, मैंने बताया है। और ये रही अपने पास सीडी, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, अभी बता के आया है। ये आरपीसी एग्जाम्स आर नॉट सो टफ एज यूपीएससी, यानी कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए एज का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर इसमें देन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पेस से पहले आपके पास क्या दे रखा है, सो दे रखा है। अगर स्पेस से पहले कंपैरेटिव डिग्री होती, जैसे यहाँ पे ये दे रखी है, तो आप यहाँ पे देन का प्रयोग करते। इस तरीके से आप अपने क्या है ऑप्शन है उनकी पहचान कर सकते हो। और आज की क्लास में बस इतना ही। अपन ने उस फंडे को कायम रखा है, एक टॉपिक और एक क्लास। आज की इस क्लास में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनको कंप्लीट कर लिया, उनसे वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं और आपके एग्जांपल से वो कैसे आने की संभावना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक इसी फंडे पे आधारित क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एक ही क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।